अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, आई एम नॉट वेल, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बट देन अगैन यू जस्ट हैव टू वर्क। तो हियर आई एम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा आपका साथ है ये बड़ा खूबसूरत होता जा रहा है, बिकॉज अब आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस। कल रात को मैंने रेडियो पे बहुत बात की अपने शो के बारे में, तो आज आई एम श्योर कि जो रेडियो के लिसनर्स हैं वो भी शो को देख रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और ये इस वजह से हुआ बिकॉज आप अच्छा, आई एम पैंटिंग बिकॉज जेन्युइनली आई एम नॉट वेल, और मुसलसल दवाओं पे गुजारा है। तो वो लोग जो लाहौर से बाहर रहते हैं वो इस बात को कभी शायद समझ ना पाएँ, लेकिन वो लोग जो लाहौर में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो इट्स द वेदर इज़ ब्यूटीफुल येट वेरी कोल्ड येट टेरेबल। खूबसूरत भी है, अच्छी भी है, लेकिन टेरेबल भी है। आज का शो बहुत अच्छा है, लेकिन शो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको बैठना बहुत ज़रूरी है। 11 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे। चाय बनाएं, टोस्ट बना लीजिए, अंडे बना लीजिए, वॉट जो आपका नाश्ता है वो बना लीजिए। टीवी के सामने आ जाइए, बिकॉज आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारा अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अहमद से हम बात करेंगे, और उसके बाद एक ख़ास तमाशा है जो हमने यहाँ आपके लिए रखा है सेकंड ब्रेक के अंदर, वो आपको बात करेंगे। फिर कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स मोटापा एंड शुगर, इसके बारे में आज। और आपकी टेलीफोन लाइंस में खोल रहा हूँ, या हमारे पैनलिस्ट होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बट लेट्स से हेलो टू डॉक्टर अहमद अल इब्रान। ये हमारे साथ कराची से DSNG पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी नहीं आए? ऑलराइट। हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आए हाय, देखा ना, यही तो होता है। मतलब तुम लोग ना कमाल ही होते हो। मतलब अभी उसने आके मुझे बताया, मेरा कभी कभी दिल चाहता है यहाँ भंगड़े शंगड़े डालो ना, भंगड़े का कोई म्यूजिक लगा लो, बिकॉज हम जो प्लान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हो पाता। बट कोई बात नहीं, चक दे भट्टे जी, सब कोई नहीं, कोई मसला थोड़ी है। पाकिस्तानी है हम सर, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस सर, कोई मसला नहीं। ज़रा सा इधर उधर तो हुआ है, बट अच्छा, मज़े की बात क्या होती है, हमारे यहाँ जितने लोग जो पीछे बैठे हुए होते हैं ना, वो सारे सोच रहे होते हैं, ओहो अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें। करना तो भाई ने है, करना तो किसी ने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मुझे तन्हा छोड़ दिया गया, बड़ी ज़िंदगी का ये सारा वही रहा है। तो आइए जी, कुछ लाइटर स्टोरीज़ पे जाते हैं। सबसे पहले ये लाइटर स्टोरी तो नहीं है, 96वां 96th बर्थडे जो है वो मनाया जा रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। एंड आज 4 मई है, 4 जनवरी है। तो ज़रा अगर भुट्टो साहब का लगा दें तो यस, आज इनका, ही वॉज़ अ ग्रेट लीडर, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। इंडीड ही वॉज़ अ ग्रेट लीडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरिएटर्स जिनको मैंने बोलते हुए सुना है। ख़ासकर इनकी जो UN की स्पीच थी वो बड़ी कमाल थी। एंड ऑफ कोर्स सो ऑन सो फोर्थ, इनका पूरा ख़ानदान जो है, अगर आप जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की हिस्ट्री पढ़ें और भुट्टो ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ें तो बड़े गयूर और बहुत बहादुर लोग रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, वो आप माने या ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है, बट वॉज ही अ ग्रेट लीडर? इंडीड ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एंड he still remains one of the most influential figures in Pakistan's politics. There's utmost respect to him, and I think he was one of the great ones. मेरे भाई की सालगिरह कल है, लेकिन उनको भुट्टो से इतनी मोहब्बत है कि वो भुट्टो साहब के साथ ही अपनी सालगिरह मनाते हैं। तो आमिर लोधी साहब, इफ़ यू आर वाचिंग दिस टू मी, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, देन हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू। हम केक पहले नहीं काटेंगे आपका, केक कल ही कटेगा, लेकिन स्टिल आई लव यू, दिस इज़ माई ब्रदर। और ये वाकई, ये सिर्फ उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए किया है कि वो अपनी सालगिरह भुट्टो साहब के साथ मनाते हैं। ये मेरे भाई ने किया है। बट हैप्पी बर्थडे टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, एंड हैप्पी बर्थडे टू माई ब्रदर आमिर लोधी साहब। तो अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत आई फील पेन हेयर, और आप जब देखेंगे तो आपको भी ये पेन होगा। मज़ालिम जो कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, ये करारदाद जो मनाई गई थी, ये बहुत पहले मानी गई थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन आज हक़ खुद इरादियत जो है वो मना रहे हैं कश्मीरियों के साथ हम। और ये बहुत पहले, 5 जनवरी का वाक़या है जब इसको तस्लीम किया गया था, और उसके बाद से अब तक बेशुमार चीज़ें हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीरियों पे 90,000 से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। आर्टिकल 270 जो है वो रिवोक कर दिया गया था, उनका जो स्टैंड था वो रिवोक कर दिया गया था। जब वो रिवोक होने के बाद तो इस वक्त तो चीज़ें बेतहाशा मुश्किल हैं। कहा यह जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन जो है वो कश्मीर है, कहा यह जाता है। एंड इसके अंदर कुछ और भी नहीं सोचना चाहिए। इंडीड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि क्या हम कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं? हम जैसे फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं। बिकॉज़ मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज़ फिर आप उसको किसी और रंग में रंग देंगे। लेकिन जहाँ कर्ज़ों के बोझ तले कौम दबी हुई हो, वहाँ कौम आवाज़ नहीं उठा पाती।
तो अब जाने दीजिए इस बात को, लेकिन बहरहाल हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, एंड कश्मीर इज़ राइट हेयर। अच्छा जी, एक और बड़े मज़े की खबर है, और वो खबर बड़ी अच्छी है। वो खबर ये है कि एक खातून ने 55 घंटे तक बेकिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 55 आवर्स तक उन्होंने बेकिंग का रिकॉर्ड बनाया है, और एक पुलिसमैन जो था वो भी वहाँ तैनात था। ये मुसलसल 55 घंटे तक बेकिंग करती रही हैं। आई डोंट नो क्या बेक किया है। आई थिंक हस्बैंड से लड़ाई हो गई होगी, या बहन भाइयों से लड़ाई हो गई, किसी से नाराज़ होंगी वो, जो इतनी, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, यूजुअली लोग कहते हैं कि जो बेकिंग होती है, हमारे एक दोस्त है वो शेफ़ है और वो मर्द हैं और बड़े अच्छे शेफ़ हैं, तो कहते हैं यार जब भी मैं अपनी बेगम से लड़ता हूँ ना, मैं बेकिंग की तरफ चला जाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन 55 घंटे तक बेकिंग जो है वो उन्होंने की है, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी डिसेंट, दैट्स प्रीटी कूल। 55 घंटे तक, और ये एक रिकॉर्ड है जो बना है। सो दिस इज़ या देयर यू गो। मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर लोग भी मौजूद थे कि आप 55 घंटे तक बेकिंग कर सकते हैं। अगर बेकिंग इलेक्ट्रिक के ज़रिए हो रही है, यानी बिजली के ज़रिए हो रही है, तो हमारे यहाँ तो 55 घंटे लाइट ही नहीं आएगी, पता नहीं कितनी मरतबा चली जाएगी, तो आपका रिकॉर्ड जो ब्रेक हो जाएगा। तो पाकिस्तान में ये करने का नहीं सोचिएगा। जनरेटर भी जवाब दे जाता है। मैंने आपको बताया कल और आज हमारा जनरेटर जवाब दे गया, तो मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, अचानक से मैं जाग जाता हूँ। मुझे अचानक से ना हर तरफ ये लगता है कि शायद मेरी, आप जितने भी थके हुए हों, ठंडा पानी पड़ते ही ना आपको एहसास होता है यस यू आर अलाइव, यस यू आर अलाइव। तो अगर आप पाकिस्तान के तरह रिकॉर्ड बनाने के लिए सोचना चाहते हैं, तो पहले वापडा से मशवरा कर लें, फिर के से, के इलेक्ट्रिक से मशवरा कर लें, और उसके बाद इस रिकॉर्ड की तरफ जाएं। और मेरा ख्याल में ये बनने वाला नहीं। 55 घंटे तो हमने एक साथ लाइट कभी देखी नहीं है। ईद पे नहीं आती 55 घंटे लाइट, तो छोड़ दें बाकी बात। अच्छा जी, एक और वाक़या पेश आया जो लास वेगस में पेश आया। एक किसी को सज़ा मिली, उसने जज को उठा के मारना शुरू कर दिया। मुझे क्यों सज़ा दी है मैं यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग फिर खामखा में ये वायरल हो जाएगी बात है, आई डोंट वांट दिस टू बी वायरल। लेकिन उसने ये कूदा और ये उसने मारना शुरू कर दिया। दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। बट जाहिर है लोग बचा लिया जज को, लेकिन ये है या टिकटॉक गेस्ट आ गए। अच्छा ओके, तो ये वो ख़बरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। बट आप इमेजिन करें, या ये हम बाद में लेते हैं, इसको हटा दीजिए, बाद में लेते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। इसको ये एक मैं आपको दिखाऊंगा, जो बीच में दिखाऊंगा आपको, जब हम अपने डॉक्टर से भी बात कर रहे होंगे, बीच में दिखाऊंगा या अब अगले ब्रेक में दिखाऊंगा। ये वो जज हैं जिनको ये लास वेगस में हुआ था नंबर। तो जाहिर है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। आइए हेलो करते हैं डॉक्टर अहमर अल इब्रान को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप लोग कैसे हैं, खैरियत से? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। कुछ चीज़ों के बारे में आपसे पूछना था। डॉक्टर साहब ये बताइए, बर्न्स कितने किस्म के होते हैं यूजुअली? यूजुअली जो बर्न तो बहुत सारी किस्मों के होते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं मेन होती हैं। फायर बर्न, आग से जला हुआ, हाँ, और केमिकल बर्न जो केमिकल से जला हुआ, और इलेक्ट्रिकल बर्न जो बिजली से जले हुए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, रेडिएशन बर्न है, सन बर्न है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये कि जो हमारे पास मेन कैटेगरी है जिससे मरीज आते हैं, वो यही है, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न और फायर बर्न। तो सबसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट विच वी रिसीव दे आर विक्टिम ऑफ फायर बर्न। सर कोई आग से जले हुए ज्यादा होते हैं। कोई सियासतदानों, दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिकल बर्न है, हाँ, और तीसरे नंबर पे जो रेशो के हिसाब से वो केमिकल बर्न होते हैं। ठीक है, तो ये है 3 बर्न, 3 किस्म के जो हमारे पास हम अपने मतलब प्रैक्टिस में हमें मिलते हैं। अच्छा, कोई सियासतदानों से जला हुआ बर्न आता है आपके पास कभी? कौम कभी आपके पास लेके आई? आप जस्ट आस्किंग। ये वो बर्न है जो कहते हैं ना, आपको किसी तरह हील नहीं होते हैं, किसी तरह इसका जख्म भी जो होता है ना बहुत गहरा होता है। अच्छा ये बताइए, खुदा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। अच्छा ये कितने डिग्री के बर्न्स होते हैं? 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, कितने डिग्री के बर्न्स होते हैं? और जब आग से खुदा ना करे आप झुलस जाएं, तो मरीज क्या शिफा पा जाता है? कितने दिन में शिफा पाता है? क्या ऑर्गन्स मुतासर होते हैं? क्या जो धुआं होता है, सफोकेशन होता है, उससे मौत भी बाकी हो सकती है? और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कैसे मुतासर होते हैं? देखिए, जो बर्न है वो 4 तरह का होता है। 4 मतलब डिग्रीज का होता है, समझे आप। स्किन की बात हो रही है इस वक्त, हम सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं राइट नो फायर बर्न पर। जब जिल्द को आग लगती है
तो या आग फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, शोले के कांटेक्ट में आता है, आती है जब जिल्द हमारी, तो अगर बिल्कुल ऊपरी सतह पे जली हुई हो तो वो कहलाता है सुपरफिशियल बर्न, ऊपरी सतह का बर्न है। उसके बाद और ज़्यादा अगर हीट लगे या हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो उससे नीचे वाली लेयर को भी झुलसाता है, वो फिर पार्शियल थिकनेस बर्न है। पार्शियल का मतलब होता है कि जिल्द का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। फिर और ज़्यादा अगर हीट लगे या और ज़्यादा मतलब जिल्द और ज़्यादा अंदर तक झुलसे और उसकी डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कहलाता है डीप पार्शियल, मतलब अभी भी स्किन का दो तिहाई समझे जला है, एक तिहाई बचा हुआ है। और फुल थिकनेस का मतलब होता है पूरी स्किन जल गई। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में होता ही है कि सबसे जो ट्रीटमेंट होता है मुश्किल वो होता है डीप बर्न का। और डीप बर्न में पेशेंट को अगर इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा डीप है, तो परसेंट ज़्यादा से मतलब परसेंटेज ऑफ द बर्न, अच्छा, कितनी बॉडी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे अगर फर्ज करें बॉडी 40%। जी 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 डॉक्टर जी, आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी जी 40% से ज़्यादा अगर बॉडी झुलस गई है पेशेंट की बर्न से, और वो डीप बर्न है, यानी आधी से ज़्यादा जिल्द जो है मुतासिर हो गई, मतलब थिकनेस की बात हो रही है। हाँ। जिल्द की जो मोटाई है उसमें वो आधी से ज़्यादा झुलस गई है, और मतलब थिकनेस मोर देन हाफ ऑफ द स्किन थिकनेस। तो क्या होगा कि पेशेंट जो है उसको हील होने में अच्छा डॉक्टर साहब, काफी टाइम वो लगता ठीक है, हम मतलब थोड़ा सा महीना 1.5 महीना तो लगेगा। जी ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस पे करते हैं, क्विक करते हैं। ये बताइए कि क्या जो आग से इंसान जलता है, झुलसता है, क्या उस पर पानी डालना चाहिए? उस पर अगर किसी को आग से बर्न हो जाए तो उस पर इमीडिएटली क्या करना चाहिए? इमीडिएटली पानी ही डालना चाहिए, या फायर बर्न की हम बात कर रहे हैं जी, फायर बर्न, केमिकल जी, बर्न। 2 जी। बर्न ऐसे हैं, केमिकल बर्न और फायर बर्न, आग से जला हुआ, कि आप उसको फौरी तौर पे से पानी डालें। फौरी तौर की बात हो रही है, और केमिकल में भी फौरी तौर पे पानी डालना चाहिए, क्योंकि केमिकल आपके जिस्म की जो हिस्सा है जिस पर गिरा है वो खाल को जलाना शुरू करता है। तो वो जब तक वो केमिकल पड़ा रहेगा वो उसको और ज़्यादा अंदर तक मतलब मुतासिर कर देगा, अंदर तक की लेयर्स को स्किन की। तो करना क्या चाहिए, उस वक्त पानी डालना चाहिए। केमिकल बर्न में तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आपको पानी डालना चाहिए। पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, वो केमिकल बॉडी से अलग होता रहेगा जिल्द से, और मतलब पेशेंट को सुकून भी मिलता रहेगा। फायर बर्न में भी ऐसे ही है कि जैसे ही झुलसता है आप फौरन पानी डालें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब गलतफहमी है। डॉक्टर साहब कितना टाइम छाले बन जाते हैं। जी जी, कितना टाइम होता है आपके पास कि आप छाले बन जाते हैं? छाले नहीं बनने चाहिए, छाले नहीं बनने चाहिए। छाले कभी पानी डालने से नहीं बनते हैं। Okay. नहीं बनते। ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को वसूख से कह रहा हूँ कि पानी डालने से कोई छाले नहीं बनते हैं। पानी डालने से जो बर्न की डेप्थ है, मतलब जो स्किन की नीचे की लेयर्स हैं वो बच जाती हैं। Okay. उससे ट्रीटमेंट का टाइम भी कम हो जाता है, सर्जन्स के लिए भी आसानी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर छाले खुदा ना करे बन जाएं तो क्या करना चाहिए? एक सवाल है। और इसकी क्या पैवंदकारी या ग्राफ्टिंग हो सकती है? दूसरा सवाल है। और तीसरी बात, हमारे यहाँ मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट लगा लेने चाहिए जैसी जले, तो क्या टूथपेस्ट भी काम करता है? जी, पहला सवाल तो ये है कि टूथपेस्ट जो है बहुत पॉपुलर है एज ए फर्स्ट एड। उसकी वजह यही है, पानी इतना नहीं है जो ज़्यादा फायदा करता है। पानी से लोग डर रहे होते हैं कि छाले बनेंगे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। टूथपेस्ट जो है वो उसमें असल में कुछ ज़्यादातर टूथपेस्ट में मेंथॉल होता है जो आपको ऐसा फ्रेशनेस का इफेक्ट देता है, जब रिलीफ देता है, टूथपेस्ट करते हैं। तो वही जो टूथपेस्ट है वो उसी की जो मेंथॉल है वो एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है, लगाते के साथ ही ठंडक सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये टूथपेस्ट पॉपुलर है। लेकिन इसकी कोई मेडिकल जो है ना वैल्यू नहीं है कि आप लगाएंगे तो बर्न कम हो जाएगा या उसके अंदर हीलिंग में कोई फ़ायदा होगा। किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि लगाने के बाद टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जब वो अस्पताल आते हैं तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है बॉडी से। वो ज़रा उसको अगर रगड़ेंगे तो पहले ही जिल्द झुलसी हुई है, पेशेंट को पेन भी होगा, और फ्राइबल जिल्द होती है वो उसके फटने के भी चांसेस हो जाते हैं, मतलब जगह जगह जख्मी हो जाएगी। तो टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, ये रेमेडी बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है कि बर्न में
ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। ये डीप बर्न जब भी होगा, याद रखिए, जब भी ज़्यादा झुलसा हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2/3 से ज़्यादा स्किन की मोटाई जो है वो अगर आ जाएगी समझे एक तरह से लपेट में, तो उसकी वजह से जो है आपकी जिल्द खुद ब खुद हीलिंग नहीं होगी। जो लोग समझते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ भर जाएगी या दवाइयाँ लगाने से भर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो ज़ख़म रहेगा, वो बाद में उभरेगा, कीलॉइड बनाएगा, वो बहुत मसले करेगा मरीज़ के लिए। बेहतर यही होता है कि एक प्रॉपर मॉलिज के पास जाएं या अस्पताल में जाएं, जो कंसल्टेंट होते हैं, बर्न स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाएं, वो सर्जरी करेंगे। इसकी सर्जरी के बगैर ये अब सही नहीं होगा। जो डीप बर्न है वो सर्जरी के बगैर सही नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, लोग जो कहते हैं वो गलत है कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए। सर्जरी के बगैर वो सही नहीं होते हैं। उसको उतारते हैं और जिल्द पेशेंट ही की जिल्द होती है, दूसरी जगह से ऊपरी सतह की जिल्द लेकर उसके ऊपर लगा दिया। यही तरीका इलाज जो है वो सबसे बेहतर है जी। अच्छा, क्या इसके निशानात रह जाते हैं? बिकॉज अक्सर देखा गया है, बिकॉज मैं बहुत सारे बर्न विक्टिम्स के साथ हमने काम किया है, तो अक्सर देखा है कि जब सर्जरीज होती हैं तो निशान जो है वो फिर भी इसके बावजूद कि सर्जरी हुई है, वो डीप बर्न के पेशेंट्स थे या एसिड बर्न के पेशेंट्स थे, उनकी सर्जरीज हुई, कुछ को अमेरिका लेके जाया गया, वहाँ हमने सर्जरीज करवाई, कुछ यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो निशान जो है वो रह जाता है। दैट नेवर गोज अवे। तो क्या ऐसी कोई बात है जिससे हम इन निशानात को ख़त्म कर सकते हैं? असल में निशानात जो होते हैं वो कुछ तो पेशेंट की अपनी टेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन की टेंडेंसी होती है, तो निशान पड़ मतलब ये कि जब बर्न रिकवर हो जाता है तो उसमें कुछ के तो निशान न पड़ते हैं, कुछ के वाइटनेस आ जाती है। आपने देखा होगा निशान, सफ़ेद निशान पड़ गया जलने के बाद। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सफ़ेद निशान यूँ पड़ता है कि जो वहाँ पे आपकी पिगमेंट, जो आपकी स्किन का कलर बनाने वाले जो खलिए हैं वो जल जाते हैं। जब वो जल जाते हैं तो ज़ख़म तो भर जाता है, लेकिन वो खलिए जो हैं वो बाज़ मरतबा ओवर वर्क करने लगते हैं, बाज़ मरतबा वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते। डिपेंड कि वो कितने झुलसे में। अच्छा डॉक्टर साहब, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर झुलस गए तो वो स्किन वाइट हो जाएगी। जैसे जी नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, बिकॉज हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। मुझे ये बताइए, तेज़ाब का जला हुआ ज़्यादा मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट होता है या ज़्यादा नुकसानदेह होता है, या फायर का जो जला हुआ होता है वो ज़्यादा, आग से जला हुआ जी, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है? क्या चीज़ ज़्यादा नुकसान? केमिकल बर्न जो है जी देखें, आग से जले हुए का अपना नुकसान है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है तो जाहिर है, और या फिर उसने, आप जैसे एक सवाल किया था आपने कि अगर उसने धुआं सूंघ लिया है, इसको कहते हैं इनहेलेशन इंजरी। तो अगर धुआं उसके फेफड़ों में चला गया है तो बाज़ मरतबा सिर्फ धुआं सूंघने से या धुएं के अंदर रहने से बहुत देर तक, और वो पेशेंट जाँ बहक हो जाते हैं। किस वजह से? कि उनका जो अमल तनफ़ुज़ है वो सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है अंदर फेफड़े और सब, तो फिर पेशेंट का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ऊपर से जिस्म पे कहीं पे भी बर्न नहीं होता, बाज़ मरतबा सिर्फ स्मोक इनहेल करने से पेशेंट जो है वो जाँ बहक हो जाता है। तो ये स्मोक इनहेलेशन जो होती है इसको इनहेलेशन इंजरी कहते हैं, और ये इट मे लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ये इतनी सीरियस होती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फायर बर्न ज़्यादा ख़राब होता है या केमिकल बर्न, तो केमिकल बर्न जो होते हैं, देखिए याद रखें हमेशा, केमिकल जब भी बॉडी पे लगता है वो अंदर की सतह पे जाने लगता है, और वो जस्ट भी हो सकता है, वो ब्लड में भी जा सकता है, सिस्टम में भी जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि केमिकल के टब होते हैं बाज़ मरतबा, बाज़ फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है, केमिकल के टब होते हैं, उसमें अगर कोई गिर जाए और पूरा जिस्म जो उसका मुतासिर हो जाए, वहाँ से फिर वो स्किन से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो केमिकल में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं, और फायर बर्न में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। फायर बर्न में धुएं वगैरह से या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, और केमिकल बर्न में तो उसी वक्त भी हो सकता है कि जल्द इतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है सारे केमिकल और फॉरेन सिस्टम में पहुंचाती है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। बस ये याद रखिएगा कि जब ये बात, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहां औरतों को या ख़वातीन को, अक्सर तो ख़वातीन के साथ ही होता है, उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, विटनेस भी किया है, उन पेशेंट्स की मदद भी की है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू
और ज़्यादा वाक़यात सास बहू इनके झगड़े, नंद इनके झगड़े, इनसे वाक़यात पेश आते हैं। फिर हमारे यहाँ एसिड बर्न के विक्टिम्स बेतहाशा होते हैं, जिनके साथ मिसबा आपा काम करती हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन, आप सबको पता है, मैं उनका नाम यहाँ कोट कर रहा हूँ, रीज़न इज़ बिकॉज उनके साथ हमने बेतहाशा शोज़ किए। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी लड़की ने आपसे शादी से इनकार कर दिया, खुदा का वास्ता इसको अपनी आना का मसला मत बनाएं, उसको ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक़ है। और ऐसे बेशुमार लोग मैंने देखे हैं, बेशुमार लोग, और ये हज़ारों की तादाद में हैं जिन लोगों ने एसिड बर्न का शिकार लोगों को किया है। एंड खुदा का वास्ता दूसरों की ज़िंदगियों से ना खेलें। और जब आप किसी बहू को लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर उसको जहेज़ के ताने ना दें, उसको बावर्ची खाने के अंदर आप आग में झुलसा कर मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेटियाँ आपकी भी हैं। हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स, डॉक्टर अहमद जैसे डॉक्टर्स जो बर्न सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, वो बेतहाशा अनथक मेहनत करते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं बर्न सेंटर की, तो आप जाके बर्न सेंटर को अतियात दे सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने इन लोगों के साथ भी बहुत शोज़ किए हैं। अब यकीन जानिए, जो पैसा बर्न सेंटर में लगेगा वो उन विक्टिम्स को डेफिनेटली मिल रहा है जो विक्टिम मुतासर होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। WHO के मुताबिक जनूबी एशिया का शुमार ऐसे इलाकों में होता है जहां ज़ियाबतीस का मरज तेजी से बढ़ रहा है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द ज़ियाबतीस का शिकार है। ज़ियाबतीस पाकिस्तान में मौत की बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान में हर साल ज़ियाबतीस के मरज के बायस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज जल्द ही दिल और गुर्दों और आंखों के मरज में भी मुब्तला हो जाते हैं। ज़ियाबतीस की 2 इकसाम में टाइप 1 और टाइप 2 शामिल हैं। ज़ियाबतीस की अलामात में थकावट का एहसास, भूख और प्यास में इजाफा, पेशाब की ज़्यादती, हाथों या पैरों का सुन होना, इन्फेक्शन का बार बार होना, बिनाई में धुंधलापन, जख्मों का देर से ठीक होना, खुश्क खुरदरी जल्द, खारिश शामिल हैं। ज़ियाबतीस का मरज अगर कई साल कंट्रोल में ना रहे तो हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दे नाकारा होना या पाँव पर जख्म मुंतमिल ना होना ज़ियाबतीस की पेचीदगियों में शामिल हैं। Alright जी, once again welcome back. Let's say hello to Dr. Saima Malik. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डॉक्टर बिस्मा जा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू हैव डॉक्टर वसीम, लेकिन डॉक्टर वसीम अभी सिग्नल का थोड़ा सा इशू है DSNG का, तो वो हम डेफिनेटली अभी इसको कवर करने की कोशिश करें। बट आज वी आर टॉकिंग अबाउट मोटापा, और ये मैं टेलीफोन लाइन्स खोल रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करें मोटापे की और शुगर की। अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये हैंड इन हैंड होते हैं, लेकिन ज़ाहिर ये सेपरेट चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ज़ियाबतीस या शुगर की हम बात करते हैं। वो मरीज़ जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो किन खतरात से दुचार होते हैं, या कम हो जाती है तो वो किन खतरात से दुचार होते हैं, क्या उनको हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने अपना ये वीडियो क्लिप भी चलाया, बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। जितने लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, उनकी एक्चुअली जो बारीक बारीक नसें हैं, उनके अंदर भी एक्चुअली चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज़ख्मों का जो आपने जिक्र किया, ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, उसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाती है। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीज़ों को कुछ सेंसेशन, जैसे एंड पे उन्होंने बोला कि हार्ट अटैक होने का जब डर होता है तो डायबिटीज़ के मरीजों को पता भी नहीं चलता और उनको हार्ट अटैक हो जाता है, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। उनको पता नहीं चल रहा होता, पेन का एहसास नहीं होता और वो बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली बेचारों को पता ही नहीं चलता, रात को सोते हैं, सुबह अगर उठ नहीं पाते और बिल्कुल फौत हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों को इसलिए भी अपनी शुगर का ख्याल रखना चाहिए कि साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है और उनके अंदर कोई अलामात नहीं आएंगी इस तरह की। इसके अलावा जिस तरह आपने बोला कि मोटापा और शुगर या ब्लड प्रेशर, ये सब हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं तो आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियां, जिसमें से डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट इश्यूज, ये आ सकते हैं। तो मोटापे से तो ओवरऑल बचना चाहिए हर एक को, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी, अब हमारे यहाँ मिथ्स है ना, हमारे यहाँ कहते हैं जी हाई शुगर जो है वो ठीक है, इतनी ज़्यादा खतरे की नहीं है, लो शुगर ज़्यादा खतरनाक होती है, तो क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, जब लो शुगर होती है, दोनों ही शुगर, हाँ शुगर है ज़्यादा शुगर कोटेड भी नहीं होना चाहिए ना, जैसे ज़िंदगी में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 2024 में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने तो अपना रेजोल्यूशन बनाया 2024 में, बिल्कुल भी नहीं रखो, किसी की मत रखो, ब्लंट होके बात करो, ब्लंट सीधी बात करो किसी। और मैंने आप देखें, असल में हमारे साथ क्या है, और ये मैं रेडियो पे तो बहुत करता हूँ, टीवी पे मैं कर नहीं सकता, कर तो सकता हूँ लेकिन रेडियो पे चूंकि टाइम मिलता है बात करने का, इसलिए एक बात याद रखिएगा, सवाल जिस ज़बान का है ना, जवाब उसी ज़बान में दीजिए। अगर आप सवाल इटालियन का है, आप
उर्दू बोलेंगे नहीं समझ आएगी। तो और दूसरा गाल आगे मत कीजिए, बिल्कुल। ये आपकी ज़िंदगी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आपके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उठना है, काम करना है, और जो जैसा है उसको आईना दिखाइए कि वो तुम ये हो, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप ये नहीं करेंगे सारी ज़िंदगी कंप्लेनों में गुजर जाएगी आपकी। सॉरी, हम पता नहीं कहाँ निकल गए। बस बदतमीजी के बगैर बताएं। नहीं नहीं, बदतमीजी भी करना है कभी कभी। नहीं समझते लोग, आई एम सॉरी, नहीं समझते। जाते जाते ना 2023 मुझे एक ऐसा जख्म दे के गया, मैं उससे भर नहीं पाया हूँ। नहीं, वो इतना बड़ा कोई जख्म नहीं, ऐसा कोई फाइनेंशियल जख्म है, इतना बड़ा कोई जख्म नहीं। किसी की हमने मदद की 8 लाख रुपए की, ठीक है, हमें बाद में पता चला सब फ्रॉड था। तो टू मी पता नहीं, अच्छा यूजुअली ऐसे मेरे साथ हजारों मरतबा हुआ है, कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ इस पर रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक पिवटल पॉइंट आता है ना कि आपको लगता है कि यार बस हो गया। तो वो मेरे लिए बस हो गया, वो मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मतलब लिटरली मुझे गुस्सा है और बहुत शदीद गुस्सा है। एंड आई एम लाइक, आप सादगी, मासूमियत, या आप हम आपसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपने कह दिया कि ये है तो ये होगा, आप उसमें 4 लोगों को इन्वॉल्व करके बेवकूफ़ बना रहे, दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं जिनकी मदद की जा सकती है। सॉरी मैम, अगेन कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे कि हाई शुगर और लो शुगर। तो लो शुगर का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब शुगर कम हो जाती है तो एकदम बेहोशी होने का भी डर होता है, तो इसलिए बहुत लो शुगर होना भी बॉडी में ठीक नहीं है। उसके साथ एनर्जी, ड्राइव और ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता, मोटिवेशन आपकी कम हो जाती है। तो शुगर का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। हाई शुगर के ऑफ कोर्स दूसरे इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ के मरीजों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, लो या हाई? दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाई वाले को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके कीटोन्स बॉडी में ऐसे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। मजे की बात है, यही लोग नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि अगर लो शुगर आपकी है तो वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकते हैं। लेकिन लो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फटाफट कुछ खा सकते हैं मीठा, लेकिन हाई को फिर बेहतर करना अस्पताल वालों का काम है फिर। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन, उसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उबैद रहमान बात कर रहा हूँ जी। उबैद भाई, अब तो आदत हो गई है आपसे बात करने की मुझे, हर रोज आप कॉल ना करें तो मुझे मजा भी नहीं आता। सर मैं आपको बताऊं, सवाल तो मेरे पास है, लेकिन पहले आपसे एक सवाल है मेरा। सर आप अपनी फिटनेस का राज तो बताया ना, माशाल्लाह कब से हम देख रहे हैं आपको, माशाल्लाह आप अभी तक। कब से देख रहे? बस ये जुमला गलत था, बाकी सब सही। नहीं, ये भी सही है। इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी कुछ गाइड करें। बिल्कुल, देखिए एक तो पहली बात ये कि मैं रनिंग बहुत करता हूँ, इन दिनों नहीं कर पा रहा हूँ पिछले 3 महीने से। उसका रीज़न ये है कि आई हैव गॉन थ्रू सम हेल्थ क्राइसिस, तो उसकी वजह से अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली है कि आई कैन प्रॉपरली रन, तो मैं वो रन नहीं कर सकता। लेकिन मैं 10 से 15 मील, कभी कभी 18 मील हर रोज़ भागा करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, खुराक की जहाँ तक बात है तो मैं सब कुछ खाता हूँ। ऐसा कल भी मेरे लंचेस थे, आज भी लंचेस हैं, डिनर्स हैं, लेकिन मैं पोर्शंस के अंदर खाता हूँ, बहुत पोर्शन में खाता हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन सब चीज़ खाता हूँ। सो मच सो कि यहाँ पर मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर मैं दोपहर में, बिकॉज वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, खाली होता है, बहुत पॉश है, बहुत अच्छा है, तो मैं वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ आई सिट देयर एंड आई ईट, देन व्हाटएवर वी नीड टू टॉक वी टॉक। तो मैं हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन पोर्शंस के साथ खाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, रात को 11 बजे के बाद फिर कुछ नहीं है, सुबह 2 बजे तक। और ये फिर बस ये जो चाय पी रहा हूँ बस यही है। उसके बाद 2 बजे फिर डायरेक्टली लंच होगा, और लंच थोड़ा होता है, और उसके बाद आहिस्ता 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 आप पोर्शन में खाएंगे, आप हमेशा फिट रहेंगे। अब पोर्शंस के अंदर खाइए। जी सर, सवाल बताइए। सही सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था शुगर के हवाले से। बोलिए। सर मेरी वालदा को शुगर है तकरीबन कोई 6-7 साल से ना, और अब वो इंसुलिन वगैरह भी लगाते हैं 2 टाइम, तो उनको ना एलर्जी है, खारिश वगैरह, तो उससे उनके जिस्म पे जख्म वगैरह हो जाते हैं। सर अगर आप उसके हवाले से कुछ पूछ के बता सकें अपने एक्सपर्ट से तो। जी ज़रूर, प्लीज़। शुगर के मरीज़ों का, और वैसे ही एक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जो स्किन के ऊपर ग्लैंड्स हैं उनका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो ऑयल नेचुरली बनाना कम कर देते हैं, और शुगर के मरीज़ों में भी, और थायराइड के मरीज़ों में भी, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी। तो उनको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करें। सख्त गर्म पानी से नहाना वो ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि वो नेचुरल ऑयल को भी निकाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आ भी नहीं रहा। आ भी नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती गर्म करें भी ना। नीम गर्म पानी
पानी से नहाएं, और जो घर में हीटर का इस्तेमाल है उससे भी हमारी जल्द ड्राई होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा मेन है, और अगर उनको ज़ख्म हो रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट है तो बहुत ख़तरनाक है, उनको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शुगर से असरात क्या होते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, फिर मोटापे से क्या होता है, आप किन डिप्रेशन से गुजरते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर वसीम ऑल्सो, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस ठीक डॉक्टर है, साहब, ठीक डॉक्टर है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे पुट। अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर बिस्मा, आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए कि जब इंसान मोटापे की तरफ जाता है तो या शुगर का पेशेंट होता है, साइकोलॉजिकली वो किन चीज़ों को कॉम्बैट कर रहा होता है, क्या चीज़ें उसके जहन में आ रही होती हैं? अगर हम जनरली बात करें मोटापे की विद और विदाउट डायबिटीज़, तो मोटापा जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक को आप कहते हैं बेसिकली हमारा एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI जिसको कहते हैं, और अगर उसके मुताबिक आपका जो बॉडी का वेट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड योर एज इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो हम कंसिडर करते हैं कि बंदा जो है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। Okay. पहले वो ओवरवेट होता है, सेकेंड कैटेगरी में वो ओबेसिटी की तरफ जाता है, और फिर एक्सट्रीम ओबेसिटी होती है। तो बेसिकली मोटापा जो है वो सिर्फ हम ये देख के नहीं कह सकते कि बज़ाहिर इंसान जो है वो मोटा नज़र आ रहा है तो वो मोटापे की तरफ जा रहा है। हमें कंपेयर करना पड़ता है कि उसका BMI क्या है। इन एनी केस मोटापा जो है या ओबेसिटी किसी भी लेवल की है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बाद में होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स पहले होना शुरू हो जाते हैं। दैट लीड टू द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। फिजिकली द पर्सन कैन बी द विक्टिम ऑफ हार्ट डिजीज़ेज़, उसको जैसे डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो हो जाती है। इसके अलावा उसको मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स जैसे हड्डियों का जो दर्द है, आर्थराइटिस है, वो प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू हो जाती है। सो ये सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी अगर वो जो पेशेंट है उससे गो थ्रू कर रहा है तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, और साइकोलॉजिकली द पर्सन कैन बी फॉलिंग इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा करें डॉक्टर साहब तो समझ में आ जाएगा लोगों को कि लूज टर्म्स जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो हम सबको पता है कि हम इसको आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं जो मोटापे से लिंक्ड है, लेकिन मैं एक और प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करना चाहूँगी, जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें जो मोटापे का शिकार इंसान है वो किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है जिसमें वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अटैक की वजह से या इन्फ्लुएंस की वजह से ज़्यादा खाने की तरफ जाता है, या फिर वो अपनी जो बॉडी अपीयरेंस है उससे इतना डिससेटिस्फाई होता है, गैर मुतमईन होता है कि वो कम खाने की तरफ भी जा सकता है। तो आपको लगता है हमारे सियासतदान जो हैं वो इस वजह से ज़्यादा खाते हैं बिकॉज दे आर डिससैटिस्फाइड? नहीं, पॉलिटिकल ओपिनियन देना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन their wealth, yes, because they think कि वो ऐसी पोजीशन में है कि वो खा सकते हैं, nobody can be asking any questions them, but इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोक दें तो ज़्यादा बेहतर है। अरे नहीं, इतना मैं आपको सच बताऊं, हम इतना घबराए ना, कुछ नहीं, कोई नहीं सुन रहा, नहीं घबराने की बात नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जब तक आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो हमें वोट ही नहीं पड़ सकते। अच्छी या बुरी बात होती है उनके लिए। अच्छा, एनीवे आई कम बैक टू यू। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। हमारे मुल्क में शुगर बेतहाशा है, कहा यह जाता है कि हर चौथा आदमी जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकता है। इसकी वजूहात क्या है, क्यों हो रही है शुगर? और दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या शुगर का इलाज, परमानेंट इलाज कोई पॉसिबल है, कोई निकला है कोई परमानेंट इलाज? देखें, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। ठीक है, इसमें मैंने पहले भी एक बात की थी कि ये बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। okay. हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। हाँ. मुझे एक ये फिक्रा बड़ा बुरा लगता है कि आजकल मैं डाइट कर रहा हूँ। हाँ. आजकल से क्या मुराद, ये नहीं कि अभी मौसमी आपने डाइट शुरू करनी है और कुछ अरसे के बाद आपने डाइट छोड़ देनी है। हाँ. तो ये जो लाइफस्टाइल और हैबिट्स है ना, इसके ऊपर काम करना है। जैसे कि अभी ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात हुई, तो इंसान जब सारा दिन ऑफिस में काम करता है तो बिजी रहता है, जैसे ही घर आता है तो फ्रिज खोलता है, जो सामने आ गया उसको खा लिया। हाँ। उसने अपनी डाइट को प्रॉपर प्लान ही नहीं किया। इसी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है ही नहीं। जैसे भी ने कहा कि BMI, तो मैं ये कह दूं कि BMI से ज्यादा भी हमें बॉडी फैट परसेंटेज को देखना है। लेट्स से 75 kg के दो लोग हैं, दोनों का 5'7" हाइट है, हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है। अब BMI के मुताबिक तो दोनों की कहानी सेम है, लेकिन एक का बॉडी फैट परसेंटेज 10% है, दूसरे का 20% है। एक एथलीट नजर आ रहा होगा और एक मोटापे का शिकार नजर आ रहा होगा। तो इसलिए अभी हमने
फैट को बर्न करना है और मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। वेट लॉस 3 चीजें हो सकती हैं, वाटर लॉस, मसल लॉस या एक्चुअल फैट लॉस। हमने मसल को प्रिजर्व करना है और फैट को बर्न करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस है ही नहीं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर डाइट लेनी है तो डाइट क्या खाना है। लास्ट भी हमने यही बात की थी कि खाना बंद कर दो, खाना कम नहीं करना, खाने को सही करना। और उसमें जब आप राइट चॉइसेस नहीं लेंगे डाइट में, तो फिर आगे जाके आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमियाज, इसी तरह से ओबेसिटी। बहुत सारे लोग बाहर से पतले नजर आ रहे होते हैं लेकिन वो अंदर से मोटे होते हैं। हाँ। वो यानी कि थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड ना। तो यानी कि जो भी हल है हमारे पास, वो हल यही है कि सबसे पहले लोगों की जहन साजी की जाए कि आप जो भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, अगर वो डुएबल नहीं है, एंजॉयबल नहीं है, उसको आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा कि आपने 10 kg कम कर लेना है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपने 20 kg बढ़ा लेना है। और फिर इंसान टेंशन में, और फिर ये उसके साथ जो एंजाइटी डिप्रेशन है ना, कि जब बंदा देख रहा होता है उसकी सेल्फ स्टीम कम हो रही होती है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उसे पहले जो कपड़े आ रहे थे अब वो उसको आ नहीं रहे होते, लोगों के सामने भी जाने से वो कतरा रहा होता है। तो बिल्कुल ना ये एक अजीब सा एक विशियस साइकिल होता है जिसमें बंदा फंस जाता है। तो अपनी सेहत को लेके जो भी आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको आप अपना एक्सपेंस ना समझे, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट समझे। बिल्कुल सही। आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कल आपको अपनी बीमारियों पे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ज़ियाबेतिस का या जो शुगर है उसका कोई परमानेंट इलाज है या परमानेंट इलाज नहीं है? कोई ऐसी पिल बनी है, मैजिक पिल बनी है जिसको खाने से, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी पिछले दिनों मेरे पास यहाँ डॉक्टर सायरा आई थी, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कोई मुझे एक डिवाइस बताई जिसका नाम आई थिंक फ्री स्टाइल कुछ था। वो मैंने घर यहाँ से लेके अम्मा को भेज दी, क्योंकि वो प्रिकिंग के लिए बड़ा मसला होता था मेरी मदर को, और वो फिर वो नहीं हो सकता था, तो अब वो उनको मिल गई है, वो एक ऐप के ज़रिए कनेक्टेड है। अब हमें 24 घंटे ये पता है एग्जैक्टली कि अम्मा की शुगर का लेवल जो है वो क्या है। तो क्या ऐसी कोई मैजिक कोई पिल बनी है कि जो ज़ियाबेतिस को या जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको क्योर कर दे? मैं इसके ऊपर ये जवाब देता हूँ कि खता के जिम्मेदार आप हो जाएं, अता का जिम्मेदार अल्लाह है। हमने सबसे पहले अपने आप को बदलना है। कोई मैजिकल पिल नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज की रूट कॉज है, रूट कॉज को ट्रीट करना है। और आप जाके देख लें कि जितना भी डाटा है, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ लेंगे, वो आपको यही बताएंगे। अमेरिका के जितने भी मायनाज डॉक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर, डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जोर लगा रहे हैं। जितना आपके बॉडी में मसल मैस ज्यादा होगा, उतनी ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। लिवर जो है वो ग्लूकोज को बफर कर रहा होता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। हाँ। शुगर के मरीज के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसका मसल लॉस हो रहा होता है। बिल्कुल। एक तो अद्वियात का 2 गोलियां 3 गोलियां और फिर इंसुलिन। वहां से मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि 2 रास्तों का मुसाफिर बना दिया जाता है मरीज को, कि गोली भी खाओ तो परहेज भी करो। बंदा फिर कहता है कि गोली तो आसान लगती है, परहेज मुश्किल है, तो चलो गोलियां ही खाता रहता हूँ। यहाँ से वो गुमराह हो जाता है। इसलिए जो डॉक्टर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी पेशेंट फॉलोअप पे उसके पास आए, मैंने अद्वियात दे दी, लेकिन फॉलोअप पे जब पेशेंट आया और मैंने पूछा कि क्या आपने डाइट की, क्या आपने एक्सरसाइज नहीं की कि नहीं की, तो अगर उसका जवाब नहीं है तो उसको आप मोटिवेट करें, उसकी जहन साजी करें, उसको बोलें कि भाई ये अद्वियात अगर ऐसे ही लेते रहे ना, तो एवरी ड्रग हैज अ बेनिफिट और रिस्क रेशो। जितनी जितनी मैं अद्वियात बढ़ाता रहूंगा उतने उतने साइड इफेक्ट्स बढ़ते रहेंगे। और डॉक्टर का काम है अल्लाह के हुक्म से मरीज की जिंदगी में आसानी लेके आए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएं कि जब मोटापे को हम कॉन्कर करना निकलते हैं कि जी हमको रिड्यूस करना मोटापे को, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी डाइट जो है वो 80% है, 20% आपकी एक्सरसाइज होती है। क्या ये दुरुस्त है, या आप इसको किसी तरह से इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं? इक्वेशन कोई भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा ऑलरेडी एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है तो फिर उसको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, और वो डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा करनी है उसको, क्योंकि हम वाकई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम डाइट के ऊपर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। हम कपड़ों पे कॉन्शियस हैं, हम अपने घर पे कॉन्शियस हैं, उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम अपने घर में अपने लिए एक हेल्दी डाइट नहीं लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मीठा खाना है तो हम प्रोसेस शुगर या एक ऐसा शुगर वाला मटीरियल खा लेंगे, जैसे हम मिठाई खा लेंगे, हम केक खा लेंगे, जो फुल है ऐसे शुगर से, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हमें मीठा खाना चाहिए, जी बिल्कुल ऐसा मीठा खाना चाहिए जो कि जैसे फ्रूट्स
में पाया जाता है, वो मीठा फिर भी बेहतर है हमारी बॉडी के लिए, वो उसको डाइजेस्ट कर सकती है। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूड खा रहे हैं कि जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, प्रोसेस्ड फूड है, जिनको बॉडी एक्चुअली प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसका जो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम टिन के फूड खाते हैं, हम फ्रोज़न फूड खाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। अगर मीट अच्छा है तो वो लीन मीट, यानी ऐसा मीट जिसमें फैट कम है, वो मीट हमारे लिए अच्छा है। हमें जो एक कॉन्सेप्ट था कि अंडा ना खाएं, अब अंडे के बारे में आ गया कि अंडा आप खा सकते हैं और अंडा हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हार्ट के लिए बुरा नहीं है, आप एक अंडा रोजाना खा सकते हैं। तो हमारा जो फूड इनटेक हो गया ना, वो गलत किस्म की, हम खुद ही फेसबुक पे पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये बिल्कुल आपको करनी बहुत पड़ेगी। ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने इतना अच्छा वर्ड यूज़ किया, जहन साजी। हम सब लोगों को अपनी जहन साजी करने की ज़रूरत है कि अपनी डाइट के ऊपर ख्याल रखें, उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम घर में बैठे रहते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, हम शॉपिंग पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आके खाते हैं, फिर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये मैं तीनों से सवाल करूंगा, लेकिन आपसे शुरू करूंगा। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है बॉडी शेमिंग एंड ऑल, के जी मैं इफ आई एम कंफर्टेबल विद इट देन यू आर कंफर्टेबल। बिल्कुल ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप ओबीस हैं लेकिन कंफर्टेबल हैं तो दिस इज फाइन। लेकिन क्या उससे खतरात नहीं है बहुत सारे? आप अपनी जिंदगी को खुद ही रिस्क पे नहीं डाल रहे? तो कहीं अगर कोई शख्स कुछ कहने की कोशिश करता है तो आई थिंक उसको शन कर दिया जाता है कि नहीं आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अगर तज़हीक के नौयत से कहा जा रहा है तो वो तो दुरुस्त है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छाई की नीयत से किया जा रहा है क्रिटिसिज्म कि यार यू हैव टू लूज वेट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या वो बॉडी शेमिंग में आता है? एक कॉल ले लूँ फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप याया? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2-3 दिन से आपसे बात नहीं हुई तो मुझे जरा तशनगी फील हो रही थी, मैंने कहा कॉल कर लूँ आप। वेरी गुड, थैंक यू। बताइए सर। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब आज मैं यकीन करें मैंने आज बहुत लर्निंग की डॉक्टर साहब से। हम लोग बाकी हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, परहेज को इन्होंने जैसे कहा ना कि एक गोली खा के ना भी हम समझते हैं कि हम सब कुछ खा लेंगे, लेकिन हम वो जो कंट्रोल करना है ना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा इनसे सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये टीवी पे बहुत सारे लोग वैसे भी आते हैं और बहुत सारे हमारे अताई लोग हैं जो कहते हैं शुगर का 3 दिन में इलाज हो जाएगा, 4 दिन में इलाज हो जाएगा, और ये कितने डेंजरस। और कोई ऐसा है आज तक? जैसे हमारी हैदराबाद में एक बाबा निकले थे जो पता नहीं वो कुछ देते थे और लाइनें लगी हुई थी और कई लोग उससे फिर मैंने एक पेपर में पढ़ा कि अगर वो कहते हैं परमानेंट इलाज, तो फिर मैंने एक पेपर में पढ़ा कि तो जर्मनी के किसी डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये बंदा इस तरह का ट्रीटमेंट जो फॉर लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है तो हम उसको प्रूव करें और हमें उसको नॉमिनेट कर देंगे। तो पता चला वो बाद में भाग गए बाबा और लोग बड़े बेवकूफ बने और उनको नुकसान भी हुआ। तो एक तो इन लोगों को रोकना कितना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है बजाय फायदा और नुकसान हो रहा है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। अच्छा, एक काम करते हैं याया, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये सवाल मैं डॉक्टर साहब से भी करूंगा, डॉक्टर बिस्मा से भी करूंगा, और से भी करूंगा कि जो अताई डॉक्टर्स हैं, ये जो अताई हकीम हैं, ये जो कहते हैं कि शुगर का 4 दिन में इलाज, आप ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, शुगर ख़त्म हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि कोई मैजिकल पिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। हाँ जी, वंस अगेन जी, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब कोई इलाज है क्या इसका? साइलेंस प्लीज। हाँ जी। पहले साहिर आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई मोटापे का शिकार इंसान है और उसकी बॉडी शेमिंग हो रही है, जिसको वो फील कर रहा है कि मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, तो क्या ये उसके बेनिफिट के लिए है और वो इस पे स्टिक रहे? तो बॉडी शेमिंग ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पे होती है, किसी की रंगत की होती है, किसी के कद पे होती है, लेकिन अगर सिर्फ मोटापे की बात करें और उस पर अगर किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो आई थिंक दैट पर्सन शुड टेक दैट क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली, बिकॉज मोटापा इन एनी केस उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई आपको अपनी कोई ग्रज निकालने के लिए भी मोटा कह रहा है तो इट्स ऑन हिज पार्ट, लेकिन मोटापा जो है वो आपको आगे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी तरफ लेके जा रहा है, और मे बी आप उस क्रिटिसिज्म को की वजह से अपसेट होने की बजाय दैट इज़ द अलार्मिंग पॉइंट कि जहाँ पे आप ये देखें कि हाँ दिस इज़ समथिंग जो मुझे इस वक्त लोगों के सामने उनके साथ रिलेट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक बात है डायबिटीज़ की कि उसका कोई इलाज ऐसा मुमकिन है जिससे आप कहें कि वो बिल्कुल जिस्म में से गायब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी रिसर्च करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ बिकॉज आई एम अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट,
तो डायबिटीज़ जो है उसके बारे में तो एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि ये वो बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना सीखना पड़ता है ताकि आप इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्वैक्स जो हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? फेसबुक पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, दीवारों पे भी लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही होती हैं कि 4 दिन के अंदर शुगर ख़त्म हो जाएगी। पहली बात तो ये बताइए, और शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं डॉक्टर साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहले तो ये बात लोग समझ लेना कि ये जो लोग ये कहते हैं कि 4 दिन में शुगर को रिवर्स करें, तो ऐसा नहीं है। मैं स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे पास केसेस आए हैं कि जिसमें ठीक है लंबे अरसे से अगर डायबिटीज है तो उसको डाइट से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर न्यूली डायग्नोज है तो उसको बआसानी जो है रिवर्स किया जा सकता है। अमेरिका के भी बहुत सारे डॉक्टर्स अब इसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारी के बजाय रिवर्सिबल कह रहे हैं, लेकिन उसके भी फिर डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। मेरे पास लेट से पेशेंट आया, डायबिटिक है, डॉक्टर साहब लेट मी अंडरस्टैंड दिस। आप ये कह रहे हैं कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाती है शुगर तो ये रिवर्सिबल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्सिबल है। हम जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट हम उनका कराते हैं, सी पेप्टाइड लबलेबे का फंक्शन देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, HbA1c देखते हैं, फिर हम उनको लो कार्ब डाइट पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे और एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। कुछ केसेस में 3 मंथ्स लगते हैं, कुछ केसेस में 6 मंथ्स लगते हैं, कुछ केसेस में 1 साल भी लग जाता है। इस्तिकामत ही करामत होती है। मसला ये है कि कोई भी डाइट के ऊपर स्टिक नहीं कर रहा। ये बीमारी ऐसे नहीं है कि 2 महीने फॉलो कर ली तो खत्म हो जाएगी। एक HbA1c आप नॉर्मल ले आए हो, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है। जो भी आप खा रहे हो उसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हो। तो अभी जो है ना, इसके ऊपर हमें ये चीज समझनी होगी कि वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं और जिन्होंने अभी वैसे ही टेस्ट कराया और उनकी HbA1c ज्यादा आ गई और वो इतना पैनिक कर जाते हैं, माज़अल्लाह ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कैंसर डायग्नोज हो गया। तो उनको ये बात समझनी होगी कि देखें, ये वेकअप कॉल है अल्लाह की तरफ से। आप खुद से यही सवाल करें कि क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और जहां तक कि हकीमों का चक्कर है ना, तो इंसान जो है ना वो शॉर्टकट्स के पीछे भागता है। मैं अगर अभी आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक टैबलेट आ गई है कि जिससे शुगर रिवर्स हो जाती है, तो दुनिया मेरे पास पहुंची भी होगी, बिल्कुल। लेकिन कल को मैं अल्लाह को भी जवाब दूंगा, लोगों के सामने भी जो है मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि स्लोली ग्रेजुअली हम अपनी डाइट एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहां तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है, तो एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा अद्वियात लेके HbA1c को नॉर्मल कर रहे थे, उनमें भी हार्ट अटैक और फालिज के केसेस सबसे ज्यादा थे। अच्छा, यानी कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने ढेर सारी अद्वियात और ढेर सारी इंसुलिन लेके HbA1c को कंट्रोल किया है तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने अपनी डाइट को जब तक मॉडिफाई नहीं किया, आपने अपनी स्लीप को बेहतर नहीं किया, हाइपर इंसुलिनिया ना, इंसुलिन जब लेवल ज्यादा होते हैं तो इंसोम्निया भी हो जाता है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसके साथ। और अगर आपकी नींद खत्म हो रही है तो आप रिकवरी कैसे करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, बॉडी कैसे रिलैक्स करेगी? डॉक्टर साहब मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, एक कॉल लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से बात करके फिर आपकी तरफ आऊँगा। मैं ये चाहता हूँ आप इस पर ये ज़रूर बताइए कि अगर किसी को हाई या लो शुगर की शिकायत है तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स मुतासर हो सकते हैं, और आसान लफ्ज़ों में ताकि लोगों को पता हो। बिकॉज मुझे लगता है कि लोग इसमें इबहम का शिकार होते हैं कि कौन सी बीमारी ज़्यादा खतरनाक है, लो शुगर ज़्यादा खतरनाक है, हाई शुगर ज़्यादा खतरनाक है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अब्दुल्ला लाहौर से बोल रहा हूँ। जी अब्दुल्ला। पहले तो ये कि आपका शो बहुत अच्छा है और ये लोगों को आगाही अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी जो वालिदा हैं वो सेहत में जरा हेल्दी हैं, वो डाइट वगैरह भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जो है शुगर कोई कंट्रोल नहीं हो रही। तो काफी साल हो गए हैं, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह, इंसुलिन, हर चीज, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। ऑलराइट, ये तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए, अगर इन्होंने भी कहा कि मैं वो इंसुलिन लगा रहे हैं और वजन कम करना चाह रहे हैं, तो वो पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसुलिन जो है ना वो लाइपोजेनिक हार्मोन है, वो फैट के लेवल्स को बढ़ाती है। अगर आप इंसुलिन बाहर से लगा रहे हैं तो फैट सेल आपके लॉक हो जाएंगे और वो फैट बर्न होगा नहीं। तो इस वक्त इनको चाहिए कि अपनी वालदा को प्रॉपर जो है ना किसी डाइटिशियन से एक लो कार्ब डाइट प्लान बनवाएं और उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उस इंसुलिन यूनिट्स को कम करें, क्योंकि जब तक आपके खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा है आप फैट बर्न नहीं कर सकते। डॉक्टरी की जुबान में मेलोलाइल कोए वाला पाथवे ब्लॉक हो जाता है,
जब तक इंसुलिन के लेवल्स हाई हैं आपका फैट कीटोन्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और कीटोन्स जब तक जो है बॉडी में बनेंगे नहीं, न्यूट्रिशनल कीटोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, डायबिटिक कीटोसिडोसिस की अच्छा, नहीं। लेकिन डॉक्टर तो साहब जब तक आप ये सवाल मेरा आपसे भी है और डॉक्टर साइमा से भी है। अक्सर लोग अब एक इंजेक्शन आता है पे कहते हैं, अक्सर लोग मोटापे को रिड्यूस करने के लिए वो लगा रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक टेलीफोन कॉल पहले मैं वो ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज भाई, सवाल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं सर के डॉक्टर साहब से कि ये जो हमारे वालदा साहिबा को शुगर है, हाँ ठीक है, हाँ, तो वालदा साहिबा के जो है ये जो हाथ है ये थोड़े से हड्डियों में भी हाथों में प्रॉब्लम आ जाता है, ये टेढ़ी हो गई है हल्की सी, हाथ में है ना जो उंगलियां वगैरह के ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा मूवमेंट खराब हो गई है। फिर सेकेंडली ये है कि वालदा साहिबा जो है वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, तो क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या हल्का सा करना भी चाहिए? कभी कभी हम तो वालदा साहब कहते हैं कि फल वगैरह आप खा लिया करें। रियाज भाई रखिए फोन में, समझ गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेरी क्विकली बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाना है, जवाब दीजिए, क्या मीठा खाना चाहिए? क्या मीठे खाने की वजह से शुगर होती है या मीठा बिल्कुल अवॉइड करना? कॉमन सेंस है कि वैसे ही पूरा का पूरा खून जो है वो शीरे में डूबा हुआ है, खून में शुगर दरबदर फिर रही है, तो हम खुराक में एक्स्ट्रा कार्ब्स कैसे ऐड कर सकते हैं? पहले वो जो खून में दरबदर फिर रही है उसको तो इस्तेमाल में ले आए। तो ये नहीं कि इसीलिए वो पेशेंट जिनकी HbA1c ज्यादा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनको अपने कार्ब्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा इनिशियली। ठीक है। और एक दफा जब HbA1c नॉर्मल हो जाएगी तो स्लोली ग्रेजुअली आप उन कार्ब्स को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉमन सेंस है कि एक कंटेनर भरा हुआ है और उसको आप खाली करना चाह रहे हैं और आपने टूटी खोल दी है और ऊपर से कोई बंदा पानी डाल रहा है तो वो कभी भी खाली नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो हमने जो ग्लूकोज स्टोर की थी उसको पहले इस्तेमाल में लेके आना है, और जब वो कंटेनर खाली हो जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम जो है हस्बे जरूरत कार्ब्स को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दो सवालात हैं जो मेरे दोनों डॉक्टर वसीम से होंगे, डॉक्टर साइमा से होंगे, और एक सवाल डॉक्टर बा कि ये जो ऑब्सेशन है हमारा पतले होने का, ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा और कितना पतला हुआ जा सकता है, और क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक शुगर लेवल से हो सकता है? क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो शुगर के पेशेंट से हो सकता है? और फिर आप ये भी जानेंगे कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो कौन से ऑर्गन से जो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं पतले होने के लिए, कितनी नुकसानदेह हो सकती है? जी बिल्कुल नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो पता नहीं होता। बस एक मशहूर हो गई हैं जैसे कुछ दवाइयाँ, जिसको हॉलीवुड वेट लॉस इंजेक्शंस भी बोलते हैं, सक्सेंडा जैसे आपने नाम लिया, ओजेम्पिक नाम लिया, ये सब दवाइयाँ लोग अब अनसुपरवाइज डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई है कि इवन मार्केट में ये फेक सप्लाई होना शुरू हो गई हैं। फेक? हाँ, क्योंकि एक्सपेंसिव मेडिसिन है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और इवन पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। उसके बावजूद ज़ाहिर है लोगों ने तो पैसा कमाना है, तो वो फेक किस्म की मेडिकेशंस भी इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, और हम लोग बहुत ही अनसुपरवाइज तरीके से सब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, असली दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और नकली के तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। असली दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ओज़ेम्पिक के लंबे अरसे के इस्तेमाल के लिए, अगर थायराइड की आपका फैमिली में किसी को हिस्ट्री है किसी बीमारी की, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली थायराइड का कैंसर अगर फैमिली में रहा हुआ है। इसी तरह अगर आपको गट का कोई मसला यानी अंतड़ियों का कोई मसला है या कब्ज़ का कोई मसला रहा हुआ है, तो उन लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती है। तो ये बहुत सारे इसके नुकसानात हो सकते हैं। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ स्टाइटी को स्प्रेस करते, आपका थोड़ा फुलनेस का एहसास देती है, आपको लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही है। जैसे ही आप इंजेक्शन छोड़ेंगे आपको वापस भूख लगना शुरू हो जाएगी और आपका वेट वापस आ जाएगा वेट। तो ये कोई ऐसी मैजिक चीज़ नहीं है कि जो आप छोड़ेंगे तो सब कुछ सही नॉर्मल हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेहतर हो, आपका फूड बेहतर हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, हेल्दी प्रोटीन होनी चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, और ऐसा फैट नहीं होना चाहिए ओमेगा 3 वाला फैट जो कि जिसमें जैसे फ़िश है हमारी वो बेहतर फैट कंसिडर होता है। इसी तरह मीट में भी, लीन मीट में बार बार जिक्र कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा रिसर्च लोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जितना मीठा है, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हम अब यूज़ करना शुरू हो गए हैं बाय थिंकिंग कि ये बेहतर हैं, ये भी कोई बहुत बेहतर नहीं। अब इसके ऊपर भी रिसर्च आ चुकी हुई है, इनमें से भी बहुत सारे कार्सिनोजेनिक साबित हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले आ रहा था कि बेहतर हैं, अब वो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली बेहतर नहीं हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारा ऑब्सेशन है पतले होने का,
ख्वातीन मर्द दोनों, पतले होने का। हम हेल्दी वेट लॉस की तरफ क्यों नहीं जाते, और कितना क्या पतला, क्या मतलब क्या कितना क्या है कि जहाँ पर आप कहें कि जी अब मैं ठीक लग रहा हूँ या लग रही हूँ? असल जो इसकी जड़ है ना वो है सोशल मीडिया पे एक्सपोजर ऑफ सच थिंग, जिसको हम समझते हैं कि जी ये ज़ीरो साइज़ मॉडल जो है दिस इज़, अगर वो मॉडलिंग कर रही है तो हमें भी ख़वातीन समझती हैं कि हमें भी ऐसा नज़र आना चाहिए, या मर्द जो हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो साइज़ मर्द जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका नॉर्मल रूटीन में अगर आप एक दफ़ा 2 फ्लोर की बिल्डिंग पे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाते हैं और आपकी सांस फूल रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, चाहे आपका बॉडी वेट कितना भी है। अगर आपको लगता है कि आप 30+ हैं और आप बेड पे बैठे हैं और एकदम उठने से आपको कमर में दर्द शुरू हो गई है, तो आप हेल्दी नहीं हैं, चाहे आपका जितना कम बॉडी वेट भी हो। ये बेसिकली इनिशियल साइंस होते हैं ये शो करने के कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। जहाँ तक बात है स्लिमनेस की या वेट लॉस करने की, तो यही सोशल मीडिया जो है अब मल्टीपल लोगों को इस्तेमाल करके, जैसे इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, उनको इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को ये दिखाते हैं कि इसको इतने टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए आप यूज़ करें, आपका वेट लॉस जो है वो इंश्योर्ड है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया कि ये जो हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, इसकी वजह से आपके अंदर क्या ख़राबियाँ हो रही हैं आप उसको नहीं जानते हैं। कुछ अरसे बाद जब आप एक्सट्रीम ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं उस दवाई को छोड़ने से, या आपको मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, या आंतड़ियों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, या आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो आपको पता चलता है कि वो उस दवाई की वजह से था जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बेसिकली बात वही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आना पड़ेगा, आपको वाइज होना पड़ेगा, अपनी जहनसाजी खुद भी करना पड़ेगी और सीखना भी पड़ेगा। हमें साहिर बेसिकली अपने दिमाग को और अपनी आंखों दोनों को खोलने की ज़रूरत है। दिमाग को खोलने का मतलब है कि हम खुद स्टडी करें। मैं ये नहीं कहती कि लोग अनपढ़ है तो उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन इस चीज़ को जितना हम इस पे अवेयरनेस दें और बात करें कि अपने आप को एक्टिव करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, हेल्दी डाइट के थ्रू, वॉक और एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि जी इससे बहुत लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने से फ़र्क पड़ता है, बट इट इज़ समथिंग विच विल कीप देम हेल्दी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइए ऑर्गन कौन कौन से फेल हो सकते हैं अगर आपकी शुगर लो है या हाई है? कौन सी शुगर ज़्यादा खतरनाक होती है? लो शुगर ज़्यादा खतरनाक है, हाई शुगर ज़्यादा खतरनाक है? और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह से समझाएं जैसे एक आम आदमी जिसको समझ सके, जो शुगर का पेशेंट है या हो सकता है। जी सर। जहां तक जो है कॉम्प्लिकेशंस की बात है ना, तो पूरा का पूरा जो है जिस्म वो शीरे में डूबा हुआ है, तो गुर्दे भी मुतासिर होंगे, आंखें भी मुतासिर होंगी, जिगर पे चर्बी चढ़ती है तो जिगर फेल होने की भी सबसे बड़ी वजह नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। इसी तरह से पैरों का जलना, मतलब ये पूरे जिस्म को खराब कर रही होती है। लेकिन इसमें जो सबसे जो अच्छी बात है ना, जो समझनी है, जो मैं लोगों को जरा पुरुमीद भी कर दूं, कि डायबिटीज डायग्नोज होने में और कॉम्प्लिकेशंस होने में 10 से 15 साल का टाइम लगता है। ये स्लो प्रोसेस है। तो यानी कि अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गई है और आपने उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है, अपनी स्लीप का पैटर्न सेट कर दिया है, अपने आप को, यानी कि सिर्फ एक्सरसाइज की एक्टिविटी नहीं, इस एक और टर्म होती है कि जिसको कहते हैं कि वो इंसान जो वैसे ही एक्टिव रहता है, फिरता टुरता रहता है, लोगों के काम करता रहता है, अपने काम करता रहता है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यानी कि आपने अपने आप को ओवरऑल एक्टिव कर दिया है, तो आप उन कॉम्प्लिकेशन से आसानी बच सकते हैं। ये आने वाली मुसीबत का वक्त से पहले पता चलना भी अल्लाह का बड़ा इनाम होता है, तो इसको भी पॉजिटिवली लें। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं, आंखें भी मुतासिर हो सकती हैं, पैरों का जलना भी हो सकता है, लिवर भी बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर आपको पता चल जाए और आप पे चले जाएं और अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर मॉडिफाई कर लें अपने आप को, तो न सिर्फ ये डिजीज़ क्योरेबल है बल्कि रिवर्सिबल भी है। इसमें लाइफस्टाइल, जिनको बहुत दिन तक डायबिटीज़ है वो तो शायद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे दवाओं के साथ और हेल्दी डाइट के साथ, वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका अर्ली डिटेक्शन का पता चल गया है, तो अब नई रिसर्च ये कह रही है कि आप इसको, इस बीमारी को, इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डॉक्टर के पास जाना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद भाई के साथ हूँ। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या बनाया सर आपने आज? सर चिकन चिली कॉर्न्स। चिकन चिली कॉर्न, ओके ओके। चिली बाइट्स तो सारे खाते हैं, ये चिकन चिली कॉर्न्स हैं। ये चिकन चिली कॉर्न्स हैं और दिस रियली 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 गुड, गुड। आप लोगों की तरफ लेके आऊँगा, आप लोग प्लीज़ खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में, वरना डॉक्टर साहब को भी खिलाते हैं। इट्स लुकिंग रियली गुड, बहुत अच्छा है।
बड़ी अच्छी चिली तो है, चिकन भी है इसमें ओके, कॉकटेल सॉस के साथ, ठीक है। और पीटा ब्रेड में है, इसमें ओवन बेक किया हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप खुद बनाते हैं? जी हाँ। अच्छा, इसमें कोई चीज़ भी बाहर से ली नहीं गई है, सॉसेस से लेकर पीटा ब्रेड तक खुद बेक होती है, खुद बनाई जाती है। इट्स वेरी वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। मैरिनेट करके चिकन और चिली को हाँ, सिरके में और ब्राउन शुगर में, ओके, तो उसको पहले रखा जाता है 2-3 घंटे, Seriously? ताकि इसकी आजकल क्योंकि काफ़ी कड़वी आ रही है ना मिर्चें, ओके, तो उस वजह से, तो उनकी कड़वाहट दूर करने के लिए उसके बाद इसको बेक किया जाता है। ओके, बेक करने के बाद चिकन की फिलिंग एंड देन टॉपिंग। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मैं ये लेके आ रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, वरना मैं आपको ज़रूर ट्राई करवाता, लेकिन आप ही से शुरू कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। कुछ टिप दे सकते हैं सर? देखिए, मेरे पास एक स्टोरी है ताकि उससे लोग रिलेट कर सके। मेरे पास एक साहब आए, उनका अपना वेट ज्यादा था, तो वो मुझे कहते हैं कि जी मेरा बेटे का तेजी से वजन बढ़ रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं करता। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा आप जब तक एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे, आपका बच्चा भी नहीं शुरू करेगा। बिल्कुल, बेटा जो है ना वो बाप को फॉलो करता है। तो अब हमने पूरी जो है ना, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिम नहीं जा सकते तो घर में एक कोना मुख्तस कर लें, हल्के फुल्के लाइट वेट डंबल्स रख लें और घर में ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? हर इंसान के फिंगर टिप्स पे उसको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं उसको पता होना चाहिए। हर नया काम जब आप शुरू करते हैं, स्टार्ट में मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्किल्ड हो जाते हो, फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इनकरेज करें कि वो एक्सरसाइज की तरफ जाएं। जिम बेहतर है, उसका एक अपना एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अगर उसकी ऑप्शन नहीं है तो कम से कम घर में आप एक कोना मुख्तस तो कर सकते हैं ना। यानी कि रूटीन में अपनी जो है ना वो एक्सरसाइज को लेके आए। इसके अलावा प्रोडक्ट से निकले, फूड की तरफ आए। बहुत बहुत जो भी शुक्रिया। डब्बा बंद चीज है वो प्रोडक्ट है, फूड की तरफ आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको अगले हफ्ते फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा तशरीफ लाइए किसी और मौजू पे। बट बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। 20 सेकंड्स ईच टिप। टिप बहुत अच्छी है जो डॉक्टर साहब ने अभी डिस्कस किया है कि अगर एक्सरसाइज करने के लिए जिम की ज़रूरत नहीं है, जिम नहीं भी है तो घर में किसी भी जगह पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, टेक इट एज अ योर कॉर्नर, मी कॉर्नर, और वहाँ पे आप दिन के 15 से 20 मिनट जो एक्सरसाइज करें तो इट विल बी इफेक्टिव। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को नेगेटिव लोगों से भी दूर रखें, बिकॉज नेगेटिव लोगों के साथ रहने से भी आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी डिटीरियरेट होती है और आप मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं। तो दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है नेगेटिव लोगों डॉक्टर जी बिल्कुल। सब खाने पीने में जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब्जियां, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मीट में रेड मीट अच्छा है, वो ले सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। इसी तरह फ़िश ज़रूर लें। हम लोग फ़िश का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं, सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत हेल्दी, उसमें ओमेगा 3 होता है, वो लेना चाहिए। अंडे का इसी तरह आप शुगर के मरीज़ एक्चुअली फ्रूट्स में आजकल केला है, सेब है, सिट्रस फ्रूट आया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा फूड खाएँ, हेल्दी रहें, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, डेली वॉक पे जाएं तो बेहतर फील करेंगे। यू आर वॉट यू ईट बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज़। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मंडे मिलेंगे, तब तक के लिए। लेकिन जाते जाते वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिएं और जीने दें, और खुदा का वास्ता अपनी अनाओं से बाहर निकलें। दूसरों को माफ़ करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, और किसी एक जगह पे रुक मत जाइए। ये आपकी ज़िंदगी है, 4 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको अफसोस होगा कि आपने किया क्या है। अगर आप किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक बात के लिए कहीं अटक जाएं, खुदा का वास्ता, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। मूव ऑन, ब्रेक जी। मंडे मिलते हैं।